राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का एक बार इस वीडियो क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले वीडियो क्लास में अपन कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे और चूँकि वीडियोस थोड़े बड़े हो रहे थे, जिसके कारण से उनको अपलोड करने में समस्या आती है यूट्यूब पर, इसलिए मैं एक बार में ये पूरी विशेषताएं आपको नहीं बता पाया। किस्तों में बता रहा हूँ। तो ये कंपनी की विशेषताएं हैं, आज अपन थर्ड पार्ट में पढ़ रहे हैं और उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब तक अपन ने जो कंपनी की विशेषताएं देखी, वो देखिए, कंपनी एक समामेलित संस्था होती है। ये व्यक्ति या व्यक्तियों का द्वारा समायोजित किया जाता है। इसमें अभिदाता होते हैं। सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या की हमने बात की। पृथक वैधानिक अस्तित्व की बात की। हमने ये भी जाना कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनी का सीमित दायित्व होता है। कंपनी की अंश पूंजी होती है और कंपनी की अंश पूंजी अंतरणीय होती है, ट्रांसफरेबल होती है। ये विशेषताएं अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब जो रिमेनिंग विशेषताएं कंपनी की हैं, उनका भी हम अध्ययन करके इसको ख़त्म करते हैं। तो अगली जो विशेषता है एक सार्वजनिक कंपनी की, वो है अभियोग योग्यता, एबिलिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। भारतीय कंपनी अधिनियम में ये कहा गया है कि कंपनी जो है वो थर्ड पार्टीज पर बात प्रस्तुत कर सकती है और थर्ड पार्टीज कंपनी पर बात प्रस्तुत कर सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी किसी भी सदस्य पर बात प्रस्तुत कर सकती है और सदस्य भी कंपनी पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कंपनी क्या है? कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है और कृत्रिम व्यक्ति होने कारण से एक प्राकृतिक मनुष्य की तरह, जैसे एक प्राकृतिक मनुष्य किसी भी व्यक्ति पर बात प्रस्तुत कर सकता है या कंपनी पर कर सकता है, या कंपनी किसी प्राकृतिक मनुष्य पर बात प्रस्तुत कर सकती है, उसी प्रकार से कृत्रिम व्यक्ति है। और कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते कंपनी तृतीय पक्षकारों पर या अन्य पक्षकारों पर बात प्रस्तुत कर सकती है, अन्य पक्षकार कंपनी पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं और कंपनी सदस्यों पर बात प्रस्तुत कर सकती है और सदस्य कंपनी पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है पृथक संपत्ति। तो ये भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि कंपनी की संपत्ति इसके अंशधारियों की संपत्ति नहीं होती है, बल्कि कंपनी की अपनी संपत्ति है। अगर हम साझेदारी से तुलना करें तो साझेदारी की संपत्ति साझेदारों की होती है और साझेदारी बिजनेस यदि खत्म हो जाता है तो उसको वो आपस में सब बांट सकते हैं और साझेदारी की संपत्ति वे सब सह स्वामी होते हैं। लेकिन कंपनी का जहाँ तक सवाल है, कंपनी की संपत्ति निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि कंपनी की होती है और सदस्यों का इसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। कंपनी का एक वास्तविक पर्सन है, अतः वास्तविक पर्सन होने के कारण से कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है और संपत्ति बंधक रख सकती है और उसका किसी भी रूप में उपयोग कर सकती है। तो जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, कंपनी की संपत्ति अपनी पृथक संपत्ति है और उसका किसी भी रूप में उपयोग कर सकती है। सदस्यों का कभी भी कंपनी के संपत्ति पर अधिकार नहीं था। इवन कंपनी के समापन पर भी कंपनी की संपत्ति पर कंपनी के सदस्यों का कोई अधिकार नहीं होता है। और जहाँ तक अंशधारियों का सवाल है, वे कंपनी की संपत्ति के स्वामी या सह स्वामी नहीं होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी अंशधारी या संचालक कंपनी की संपत्तियों का स्वामी या आंशिक स्वामी भी नहीं होता है। वे कंपनी के जीवन काल में नहीं, अपितु उसके समापन के समय भी कंपनी की संपत्तियों के स्वामी होने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी की संपत्ति कंपनी की ही मानी जाती है। एक अन्य विशेषता है अनुबंध करने की क्षमता। अब जहाँ तक अनुबंध करने की क्षमता का सवाल है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी अनुबंध करने की क्षमता रखती है, क्योंकि कंपनी बनी है तो उसको अनुबंध भी करने पड़ेंगे। अब अनुबंध करने की क्षमता का मतलब ये है कि कंपनी स्वयं तो, क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति तो अनुबंध नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी के बिहाव पर कंपनी के प्रबंधक कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी की जो सीमा नियम है, जो आर्टिकल्स हैं कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या कंपनी जो अंतर नियम है, उनके तहत ही अनुबंध कर सकते हैं। यदि सीमा नियम के बाहर जाकर कंपनी के प्रबंधक कंपनी के लिए कोई अनुबंध करते हैं तो ऐसे अनुबंध वैध नहीं होते,
उसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। तो कंपनी चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है अथवा इसीलिए वो अपना जो अनुबंध है किसी प्राकृतिक मनुष्य के माध्यम से ही कर सकती है। सामान्यतः कंपनियां अनुबंध जो है अपने प्रबंध संचालक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की सहायता से करती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय दल। अब मैनेजरियल टीम एक होती है कंपनी की जो कि उसके संचालन का काम करती है। तो प्रत्येक कंपनी का प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो देखा जाता है, वो एक प्रबंधकीय दल द्वारा किया जाता है, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में हम संचालक मंडल के नाम से जानते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इस दल में एक संपूर्ण संचालक मंडल होता है, मतलब मैनेजरियल जो टीम है उसमें एक संपूर्ण संचालक मंडल होता है। जो संचालक मंडल होता है वो कंपनी की आधारभूत नीतियों को निर्धारण करने का काम करता है। मतलब जो संचालक मंडल है उसका जो मुख्य काम है वो कंपनी के लिए आधारभूत नीतियों का निर्माण करना होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी होते हैं जो कंपनी की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। मतलब संचालक मंडल जो होता है प्रबंधकीय दल का एक पार्ट होता है, और जो मुख्य प्रबंधक अधिकारी होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हम कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं तथा कंपनी के अन्य प्रबंधकों तथा कर्मचारियों का निर्देशन और नियंत्रण कर दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रबंध है वो एक प्रबंधकीय दल द्वारा किया जाता है, मैनेजरियल टीम द्वारा किया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में संचालक मंडल कहा जाता है। और उसकी द्वारा जो नीतियां तय की जाती हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उन नीतियों और नियमों को क्रियान्वित करने का काम कंपनी का प्रबंध जो अधिकारी होता है, महत्वपूर्ण प्रबंध अधिकारी, वो उनकी नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करता है। अंशधारी प्रत्येक रूप से प्रबंध कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अंशधारी कंपनी के स्वामी जरूर हैं, लेकिन वे कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वे केवल संचालकों की नियुक्ति या उनकी पदमुक्ति अथवा उनके स्थान पर नए संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं या संचालक मंडल का गठन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कंपनी के जहाँ तक संचालन का सवाल है उसका संचालन एक प्रबंधकीय दल मैनेजरियल टीम के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है बहुमत द्वारा अभिशासन, गवर्नेंस बाय मेजॉरिटी। अब कंपनी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि कंपनी का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो कंपनी की अभिशासन है, वो बहुमत के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चाहे संचालक मंडल की सभाएं हों, चाहे सदस्यों की सभाएं हों, चाहे कंपनी की साधारण सभा हो, चाहे कंपनी की असाधारण सभा हो, इन सभी सभाओं में जो निर्णय किए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, और कई बार विशेष बहुमत 2/3 मेजॉरिटी के आधार पर भी लिए जाते हैं। तो कंपनी का जो संचालन है वो बहुमत द्वारा अभिशासन होता है। नेक्स्ट है वैधानिक दायित्व। अब कंपनी के अपने स्वयं के कुछ वैधानिक दायित्व भी होते हैं। जिस प्रकार से एक प्राकृतिक मनुष्य के अपने वैधानिक दायित्व होते हैं, ऐसे ही कंपनी भी कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति होने के पश्चात कंपनी के भी अपने कुछ वैधानिक दायित्व हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिनको कंपनी को पूरा करना पड़ता है। कंपनी के सदस्यों की सभाएं तथा संचालकों की सभाएं आयोजित करना कंपनी को करना पड़ता है। सदस्यों की सभाएं, संचालक मंडल की सभाएं आयोजित करनी पड़ती हैं। कंपनी को लेखा बहियां रखनी पड़ती हैं। पारित संकल्पों तथा अन्य प्रलेखों को रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना पड़ता है। लेखा बहियों का अंकेक्षण कराने, आंतरिक अंकेक्षण कराने आदि आदि से संबंधित अनेक वैधानिक दायित्व कंपनी अधिनियम एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय MCA द्वारा निर्धारित किए गए। इन सभी दायित्वों को पूरा करना कंपनी का दायित्व है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी के भी अपने दायित्व होते हैं, वैधानिक दायित्व होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिनको कि एक कंपनी को पूरा करना पड़ता है। क्योंकि कंपनी को एक व्यक्ति माना गया है, चाहे वो कृत्रिम व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके अपने वैधानिक दायित्व होते हैं, इसकी अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिनको कि उसको पूरा करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है माल तथा सेवाओं का व्यवसाय। अब माल तथा सेवाओं का व्यवसाय का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम की सीमाओं के भीतर रहते हुए किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन, निर्माण, वितरण अथवा विक्रय आदि करने अथवा किसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय का संचालन कर सकती है। मतलब कुल मिलाकर कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, उसका विक्रय कर सकती है, उसका वितरण कर सकती है, निर्माण कर सकती है, या किसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय का संचालन कर सकती है। अतः कोई भी कंपनी यदि अपने अंतर नियमों और सीमा नियम से अधिकृत हो
तो कपड़ा, चाय, चीनी, अनाज, कंप्यूटर, हवाई जहाज इत्यादि किसी भी चीज़ का निर्माण या विक्रय कर सकती है, अथवा कुरियर, होटल, परिवहन, मनोरंजन आदि सेवाएं प्रदान कर सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कंपनी की विशेषता यह है कि वो माल या सेवाओं का व्यवसाय में संलग्न होती है। नेक्स्ट है निवास स्थान। अब जहाँ तक निवास स्थान या रेजिडेंस का सवाल है कि प्रत्येक कंपनी का एक निवास स्थान होता है, एक रेजिडेंस होता है। अब ये जहाँ तक रेजिडेंस का सवाल है तो इसके दो रेजिडेंस कंपनी के आमतौर पर माने जाते हैं। एक तो कम्युनिकेशन के हिसाब से कि उसका एड्रेस क्या होगा, तो कम्युनिकेशन के हिसाब से या संचार व्यवस्था के या संचार प्रेषण के उद्देश्यों के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जो होता है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वो उसका निवास स्थान माना जाता है। मतलब फ्रॉम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या संचार प्रेषण, जैसे जो चिट्ठियाँ आएंगी जाएंगी, जो दस्तावेज आएंगे जाएंगे कहीं से भी, अगर उनकी बात की जाए तो कंपनी का निवास स्थान क्या होता है, कंपनी का आमतौर पर पंजीकृत कार्यालय उसका निवास स्थान होता है। लेकिन आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कंपनी का निवास स्थान वह है जहां कंपनी रहकर अपना व्यवसाय का संचालन करती है। वास्तविक व्यवसाय का संचालन वहां से किया हुआ माना जाता है जहां कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण का केंद्र स्थित है। मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में कंपनी अपने को कहाँ से अपना व्यवसाय ऑपरेट कर रही है, कहाँ से व्यवसाय का संचालन कर रही है, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, वो इनकम टैक्स के हिसाब से उसका जो है निवास स्थान माना जाता है। तो जहाँ तक निवास स्थान की बात है, दो निवास स्थान हो गए। एक तो निवास स्थान वो जो कि कम्युनिकेशन या एड्रेस के हिसाब से होता है, तो वो उसका रजिस्टर्ड कार्यालय है। और यदि आप इनकम टैक्स पर्पज से बात करते हैं तो कंपनी का जहाँ संचालन एक्चुअल में किया जाता है कारोबार का, वहाँ पर उसका निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता या नेशनलिटी। अब यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक तो नहीं होती, मतलब कंपनी किसी भी देश की नागरिक नहीं होती है, किंतु उसकी राष्ट्रीयता उस देश की मानी जाती है जिस देश में उसका स्वामित्व होता है। मतलब कंपनी की कोई राष्ट्रीयता नहीं है, लेकिन कंपनी उस देश की मानी जाती है जहाँ पर उसका सम्मिलन होता है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं कर सकती है, यद्यपि वह कोई सजीव व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। मतलब जैसे कोई सजीव व्यक्ति होता है अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, भारतवर्ष का नागरिक है, अमेरिका जाकर बसना चाहता है, तो वो अमेरिका की नागरिकता लेकर नागरिकता का परिवर्तन कर सकता है। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी जिस जगह पर रजिस्टर्ड है वहीं की नागरिक मानी जाती है। तो यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक तो नहीं होती, कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं हुआ, इसको कभी कंपनी को सिटीजन नहीं कहा गया है, परंतु उसकी राष्ट्रीयता उस देश की मानी जाती है जिस देश में उसका समामेलन या पंजीयन होता है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं कर सकती, जबकि एक सजीव व्यक्ति अपनी परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है नागरिक नहीं एवं मूल अधिकार भी नहीं। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, नो फंडामेंटल राइट्स। जैसा भी अपन ने ऊपर के पॉइंट में देखा कि कंपनी नागरिक नहीं है, कंपनी को नागरिक नहीं मानता, हालांकि कंपनी की नागरिकता होती है। नागरिकता कहाँ होती है, जिस देश में उसका सम्मिलन होता है। तो कंपनी नागरिक नहीं है, इसीलिए कंपनी की हम कह सकते हैं कोई फंडामेंटल राइट्स, उसको अधिकार, मतलब जो मूलभूत अधिकार जिसकी हम बात करते हैं, वो कंपनी को प्राप्त नहीं होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले, जो कंपनी के सीमा नियम पर शुरू में हस्ताक्षर करते हैं 7 व्यक्ति, हस्ताक्षर करने वाले सभी 7 सदस्य मान लीजिए भारत के नागरिक हैं, तो भी कंपनी भारत की नागरिक नहीं हो सकती। मतलब सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले 7 व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, तो भी कंपनी भारतीय नागरिक नहीं हो सकती। जैसे कि किसी कंपनी के 7 सदस्यों की शादी करने से कंपनी की शादी नहीं हो जाती है। तो कंपनी की अपनी कोई नागरिकता नहीं होती। कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, कंपनी नागरिक नहीं हो सकती। नागरिकता तो होती है उसकी, लेकिन कंपनी नागरिक नहीं होती, उसको सिटीजन नहीं माना जाता है। कंपनी नागरिक नहीं होती, अतः उससे देश के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि देश के नागरिकों को कुछ संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि कंपनी नागरिक नहीं है, अतः कंपनी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व। अब कंपनी का अपना सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस बात को अब कानूनी रूप से भी स्वीकार कर लिया गया, मतलब कानून में भी अमली जामा इसको पहना दिया गया है कि कंपनी के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित आकार, मतलब वित्तीय आधार पर आकार की बात कर रहे हैं, निर्धारित आकार की कंपनियों को अपने नागरिक
सामाजिक दायित्वों का अनिवार्य रूप से निर्वाह करना पड़ेगा। मतलब वित्तीय आधार पर कुछ कंपनियां इस प्रकार की चिन्हित की गई हैं जिनको कि अपने सामाजिक निगमीय दायित्वों को पूरा करना पड़ेगा या उनका निर्वाह अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। ऐसी कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% भाग सामाजिक दायित्वों की क्रियाओं पर खर्च करना पड़ेगा। मतलब ये कहलाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। अब 2013 के जो कंपनी एक्ट बना उसमें ये कर दिया गया है फाइनेंशियल आधार पर कि जो कंपनी पिछले 3 वर्षों में जो भी उनका औसत लाभ रहा है, पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ रहा है, उस औसत लाभ का कम से कम 2% उनको सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में खर्च करना पड़ेगा। तो ये है कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है कंपनी का चरित्र। अब अंतिम पॉइंट है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना कोई भी दिल, दिमाग, हार्ट या ब्रेन या आत्मा, सोल नहीं होती है। मतलब कंपनी क्योंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण से उसका कोई दिल, दिमाग, आत्मा नहीं होती। यह किसी के प्रति निष्ठावान तो किसी के प्रति निष्ठाहीन भी नहीं। जब उसका दिल, दिमाग, आत्मा नहीं है तो कंपनी न तो किसी के प्रति निष्ठावान होगी न निष्ठाहीन होगी। यह न तो किसी की मित्र होगी न किसी की शत्रु होगी। कंपनी न तो कभी किसी की मित्र बनेगी न शत्रु होगी क्योंकि अपना कोई दिल, दिमाग, आत्मा नहीं है। वास्तव में कंपनी का अपना कोई चरित्र नहीं होता। कंपनी को अपना कैरेक्टर नाम की कोई चीज़ कंपनी की नहीं होती है। किंतु कभी कभी कोई कंपनी शत्रु का रूप धारण कर सकती है। मतलब चरित्र तो नहीं है लेकिन कभी कभी शत्रु का रूप धारण कर सकती है। कैसे कर सकती है? ऐसा तब होता है जब कंपनी का वास्तविक नियंत्रण शत्रु राष्ट्र के व्यक्तियों के हाथों में हो। मतलब कंपनी का जो वास्तविक नियंत्रण है, जो रियल कंट्रोल है कंपनी का, वह शत्रु देश के नागरिकों के हाथ में यदि चला जाता है तो कंपनी का चरित्र शत्रु का चरित्र हो जाता है। या कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले देशवासी शत्रुओं के हाथ की कठपुतली हों तो भी कंपनी का चरित्र शत्रु वाला हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें कि अपन ने थर्ड वीडियो में ये कंप्लीट कर लिया कि कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये अपने कंपनी की विशेषताएं जो है आमतौर पर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला सवाल ही कंपनी लॉ में आमतौर पर देखने को मिलता है कि कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी को परिभाषित कीजिए और एक सार्वजनिक कंपनी की क्या विशेषताएं हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत विस्तार से और बहुत धीरे धीरे, क्योंकि मैंने कोई एक लंबा वीडियो बनाकर आपको पूरे पॉइंट्स एक साथ नहीं पढ़ा दिए। हर एक वीडियो मैंने 7-8 विशेषताओं का ध्यान रखा है कि आपको मैं बता दूं ताकि आपकी इजीली समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गई होंगी कंपनी विशेषताएं। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा और समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।